हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। जो हम पहले होम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके 40 क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में हमने सॉल्व कर चुके थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके आरपीएससी के एग्जाम, बीपीएससी पीजीटी एग्जाम, किसी भी स्टेट का एस्टेट एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिट क्लास ये रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम। इसमें हमारा आज का जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है आपसे, आहार विषाक्तता यानी कि बॉटलिज्म संबंधित है। तो आपको ये बताना है फूड पॉइजनिंग बॉटलिज्म इज रिलेटेड टू। तो जो बॉटलिज्म होता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में है आपके डिब्बाबंद मांस से, सूखे मेवे से, दूध का पाउडर से, खेसरी दाल से, या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका बॉटलिज्म होता है वो आपका टेंड मीट से संबंधित होता है, यानी कि डिब्बाबंद मांस से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका पूछा हुआ है आपसे, पानी को चूना और फिटकरी से उपचारित करके फ्लोरीन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद लाइम एंड एलम टू डिफ्लोरिडेट इट इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे इसको, इस प्रोसेस को प्रशांसी तकनीक कहेंगे, क्लोरिनिफिकेशन तकनीक कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक कहेंगे, या नलगोंड तकनीक कहेंगे, या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि नलगोंड टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। पानी और चूना, क्या हो जाएगा, पानी को चूना और फिटकरी से उपचारित करके जो फ्लोरीन हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम कहते हैं नलगोंड टेक्निक के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, पोषणिक स्तर पर केशकीय रक्त वाहिकाओं की क्षतीय मेहता परीक्षण संबंधित है, यानी कि फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस कैपिलरी फ्रैगिलिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, या अनुत्तरित प्रश्न है ये। तो जो आपका केशकीय रक्त वाहिकाओं की क्षतीय मेहता परीक्षण होता है ना, यानी कि कैपिलरी फ्रैगिलिटी जो आपका टेस्ट होता है वो आपका संबंधित होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन का नियम आप पौष्टिक व कम मूल्य का आहार प्रदान करने के लिए अपनाएंगे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ मील प्लानिंग यू विल फॉलो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल लो कॉस्ट मील, ठीक है। ऑप्शन में है गुड़ के बजाय चीनी का उपयोग, बादाम के बजाय मूंगफली का उपयोग, केले के बजाय ड्रैगन फ्रूट का उपयोग, बाजरे के बजाय चावल का उपयोग, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपकी मील प्लानिंग की ऐसा कौन सा रूल है जो आप पौष्टिक व कम मूल्य का आहार प्रदान करने को अपनाएंगे, यानी कि जो पौष्टिक भी हो और उसका जो प्राइस हो वो भी कम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बादाम के बजाय हम किसका यूज करेंगे, मूंगफली का यूज करेंगे, यानी कि यूज ग्राउंडनट इंस्टेड ऑफ आलमंड्स, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और जो आपकी मूंगफली होती है यानी कि पीनट्स जो होता है, ग्राउंडनट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम गरीबों का बादाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन, हेल्दी फैट और अन्य न्यूट्रिशन का अच्छा पोषक तत्व ही होता है, ठीक है। और आपका ये बजट फ्रेंडली भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए एक पुरुष व एक महिला द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम भार क्रमशः कितना है, यानी कि आपको ये बताना है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा कम से कम अधिकतम भार कितना उठाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में है 40 केजी 10 किलो, 45 किलो या 15 किलो, 50 किलो व 20 किलो, 60 किलो व 30 किलो, या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ एक्सीडेंट द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय मैन एंड वुमेन रेस्पेक्टली इस। तो कितना वेट उठा सकते हैं मैन और वुमेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि 60 किलो और 30 किलो, ठीक है। जो मैन है यानी कि जो पुरुष है वो आपके 60 किलो वजन उठा सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो 30 किलो वजन तक उठा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में हमारे जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें क्या है, आपको मैचिंग करना है। एक साइड आपके विटामिन के नाम दिए हुए हैं, एक साइड इसके आपके कमी के लक्षण दिए हुए हैं, तो आपको मिलाना है, इसमें मैचिंग करनी है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक साइड आपका नियासिन, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए है। दूसरी साइड आपका स्कर्बी, बिटॉट स्पॉट, पेलाग्रा और ग्लोसाइड्स है। तो आप लोग इसको मैचिंग करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नियासिन, जो आपका नियासिन होता है, नियासिन की कमी से आपका पेलाग्रा होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से ग्लोसाइड्स हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से बिटॉट स्पॉट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाला वर्जन भी हम मैच कर लेते हैं। ए का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, सी का हो जाएगा आपका फोर्थ एंड डी का हो जाएगा आपका सेकंड। तो आपका ऑप्शन आ गया थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये दिया हुआ है आपके किस में, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से अध्ययन क्षेत्र में स्थान प्रबंधन करते समय कौन सा मुख्य घटक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर टू कंसीडर व्हेन मैनेजिंग स्पेस इन स्टडी एरिया। ऑप्शन में फिसलन रहित फर्श, मनोरंजन उपकरण पास में होना, अच्छी रोशनी व संवातन की व्यवस्था, बड़े सजावटी सामान या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी रोशनी व संवातन की व्यवस्था। ये होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, आपका जब स्पेस मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए मुख्य घटक ये देखा जाता है कि क्या हो, प्रोविजन ऑफ गुड लाइट एंड अच्छा हमारा वेंटिलेशन हो। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे गृह प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ होम मैनेजमेंट। तो किसे गृह प्रबंधन का क्या कहेंगे, हृदय कहा जाता है। आयोजन प्रक्रिया को, निर्णय प्रक्रिया को, नियंत्रण को, मूल्यांकन को या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए जो आपका क्या कहलाएगा, हार्ट ऑफ होम मैनेजमेंट कहलाता है, वो होता है आपका निर्णय प्रक्रिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आपका डिसीजन ही गलत होगा तो आपका होम मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं हो पाता है। तो जो आपका क्या हो जाता है, गृह प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इसका हार्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनसीडीआरसी की शुरुआत डैश में हुई थी, यानी कि आपको ये बताया ना, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशनल कमीशन एनसीडीआरसी वॉज स्टेप अप। तो इसकी शुरुआत किस सन में हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये बताना है आपको। 1968 में, 1988 में, 1952 में, 1974 में या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपकी एनसीडीआरसी है ना, एनसीडीआरसी की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एनसीडीआरसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशनल कमीशन। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। किसमें, 1988 में की गई थी। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो किसके तहत की गई थी, ये की गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत की गई थी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश कार्य सरलीकरण का पेन व पेंसिल तकनीक का उदाहरण है, यानी कि आपको ये बताना है डैश आर द एग्जांपल ऑफ पेन एंड पेंसिल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। ऑप्शन में प्रोसेस चार्ट है, पाथवे चार्ट है, स्टॉप वॉच तकनीक है या साइकिल ग्राफ विधि है। तो देखिए पूछा हुआ है पेन और पेंसिल टेक्निक का एग्जाम्पल, तो जो पेन और पेंसिल टेक्निक का एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका प्रोसेस चार्ट हो जाएगा, पाथवे चार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी व्यवस्था में एक केंद्र बिंदु के समान वस्तुएं समान दूरी पर रखी जाती है तो वह क्या कहलाता है, यानी कि व्हेन एन अरेंजमेंट हैज सेम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको, असममित संतुलन कहा जाएगा, औपचारिक संतुलन कहा जाएगा
या अनौपचारिक संतुलन के नाम से इसको जाना जाएगा, या क्रिस्टलोग्राफिक संतुलन कहा जाएगा, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जब किसी व्यवस्था में एक कोई केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु हो गया, मैं इसको बता देती हूँ आपको। देखिए ये एक केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर ऑफ द पॉइंट हो गया, इधर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया सेम डिस्टेंस पे, इधर हमने एक ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रख दिया। तो जब ये सेम डिस्टेंस पे रखा गया तो ये कहलाएगा आपका फॉर्मल बैलेंस, यानी कि औपचारिक संतुलन। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, वह रंग योजना जो केवल एक रंग का उपयोग करती है, जिसमें केवल उसी के शेड व टिंट होते हैं, वह क्या कहलाती है? यानी कि द कलर स्कीम विच यूजेस सिंगल कलर विद जस्ट इट्स शेड एंड टिंट इज कॉल्ड। यानी कि हमने क्या किया है कि केवल एक ही कलर का यूज किया है, उसके हमने टिंट कलर भी यूज किए हैं और उसके हमने शेड कलर भी यूज किए हैं। देखिए जैसे हमने क्या लिया, रेड कलर लिया, तो जो आपका रेड कलर होगा ना, रेड कलर का अगर शेड हो तो शेड के लिए हम ब्लैक कलर उसमें मिक्स कर देते हैं, तो रेड कलर का शेड कलर हो जाएगा महरून आपका। ठीक है, अगर इसी में हमने रेड का टिंट लिया, वो हो जाएगा आपका पिंक कलर। टिंट के लिए हम व्हाइट कलर मिक्स करते हैं, शेड के लिए हम ब्लैक कलर मिक्स करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। ऑप्शन में है कि एक वर्णीय रंग योजना, समानुपाती रंग योजना, त्रिवर्णीय रंग योजना, पूरक रंग योजना, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जिसमें केवल एक कलर का यूज करते हैं उसको कहते हैं हम, किस नाम से जाना जाते हैं, उसको जानते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, यानी कि एक वर्णीय रंग योजना। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में मकान को सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल के कम से कम कितना % होना चाहिए? यानी कि इन हॉट एंड ड्राई एरिया टू मेक द हाउस प्लीजेंट एंड हेल्दी द एरिया ऑफ विंडो शुड बी एट लीस्ट % ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द रूम। कितना होना चाहिए परसेंटेज? 8 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो होना चाहिए ना, मतलब जो परसेंट होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मिनिमम माना जाता है आपका 10 to 15%, 10 से 15% आपका मिनिमम माना जाता है। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन के साथ इसमें हम चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, लिनन टेबल क्लॉथ के स्थान पर प्लास्टिक टेबल क्लॉथ मैट का उपयोग परिवर्तन के किस वर्ग का उदाहरण है? यानी कि यूजिंग प्लास्टिक टेबल मैट्स इंस्टेड द लिनन टेबल क्लॉथ इज एन एग्जांपल विच क्लास ऑफ चेंज? चेंजेस इन प्रोडक्ट है, चेंजेस इन इक्विपमेंट है, चेंजेस इन हैंड मोशन है, चेंज इन वर्क अरेंजमेंट है, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट है? यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन से है। यानी कि लिनन टेबल क्लॉथ के स्थान पर हमने क्या किया, प्लास्टिक टेबल क्लॉथ मैट का यूज किया। तो ये आपके मुंडेल के क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के किस वर्ग में आते हैं ये बताना है आपको। तो ये जो आता है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट में ही चेंज कर दिया। लिनन के टेबल क्लॉथ की जगह हमने क्या किया, प्लास्टिक टेबल क्लॉथ का मैट बिछा दिया। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट में ही चेंज कर दिया, यानी कि चेंज इन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्पाद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जहां निधियों एवं संपत्तियों का प्रबंध एक सुयोग्य प्रशासक को हस्तांतरित किया जाता है, या ट्रस्टी को रिटर्न का भुगतान किया जाता है, या निधियों को लाभार्थियों को संरक्षण में रखा जाता है, या निधियों के प्रमुख मूल्य तेजी से कम होते हैं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पारिवारिक ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था होती है जहां निधियों एवं संपत्तियों का प्रबंध एक सुयोग्य प्रशासक को हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि द मैनेजमेंट ऑफ फंड एंड प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेंट टू ए वेल क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम इसमें चले जाएंगे। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश रेखाएं आकर्षक, नाजुक व लोचमयी होती हैं, ये प्रसन्नता, जीवंतता व वैभव का प्रतीक होती है। कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं जो अट्रैक्टिव, डेलिकेटेड और फ्लेक्सिबल होती है?
और सिंबल होती हैं हैप्पीनेस का, लाइवनेस का एंड प्रॉस्पेरिटी का। तो कौन सी होंगी? कर्व लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी या डायगोनल लाइन होगी? तो जो आपकी कर्व लाइन होती है ना, यानी कि वक्र रेखा, ये आपकी होती हैं अट्रैक्टिव होती हैं, डेलिकेटेड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, और हैप्पीनेस का सिंबल होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में आनुवंशिक विकलांगता की प्राथमिक रोकथाम के लिए हम सबसे पहले किस दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? आनुवंशिक विकलांगता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में नवजात स्क्रीनिंग, परिवार नियोजन, आनुवंशिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परीक्षण या अनुत्तरित। तो बच्चों में आनुवंशिक विकलांगता की प्राथमिक रोकथाम के लिए यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो देखा जाता है ना, वो देखा जाता है क्या? जेनेटिक काउंसलिंग देखा जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है आनुवंशिक परामर्श, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जब शिशु के पांव की उंगलियों के नीचे कोई उंगली रखी जाती है तो उसकी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? ये एक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जब छोटा बच्चे के पांव के आप उंगलियों के नीचे कोई उंगली रखते हैं तो उसकी उंगलियां क्या करती हैं? अंदर की ओर वो मुड़ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि व्हेन ए फिंगर इज ए प्लेस्ड बिलो बेबी टोज दे कर्ल देयर टोज अराउंड इट, दे इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स कहेंगे, बेमिस्की रिफ्लेक्स कहेंगे, स्टेप रिफ्लेक्स कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्स है ये आपका होता है लगभग 9 से 12 महीने तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप है ये आपका कोलकाता में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात के मापदंड के लिए प्रयुक्त पैमाने जिसे हम क्या कहते हैं? अपगार स्केल के नाम से जानते हैं, जिसमें जी से क्या अभिप्राय है? यानी कि अपगार में आपका आपसे जी का मीन्स पूछ रहा है कि इसका मीन्स क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में भाव संकेत है यानी कि गेस्चर है, मुख की विरूपता, प्रतिवर्ती चिड़चिड़ापन है, वृद्धि या वजन है, अच्छी आकृति है यानी कि गुड अपीयरेंस है या अनुत्तरित प्रश्न है। तो जो आपके अपगार होता है ना, अपगार में जो जी से अभिप्राय होता है वो होता है ग्रेमिनेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेमिनेंस हो जाएगा, यानी कि मुख की विरूपता, प्रतिवर्ती यानी कि चिड़चिड़ापन। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिशु की इसमें उत्तेजना चेक करते हैं, जैसे शिशु के नाक छूने पर वो अपना कोई रिस्पॉन्स दर्शाता है, ठीक है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी होने को किस प्रकार की विधवा प्रथा कहा जाता है? ठीक है, यानी कि विच फॉर्म ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स ए पर्सन हैविंग मोर देन वन स्पाउस सिमिलरिटीज? एकल विवाह कहा जाएगा, अंतर विवाह, बहु विवाह, द्विविवाह या अनुत्तरित? तो देखिए ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी होने के लिए किस प्रकार की विवाह प्रथा? तो ये आपका किस में कहा जाएगा? पोलोगैमी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि बहु विवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पॉलीगैमी और पॉली एंड्री भी शामिल हो जाता है, ठीक है। ये आपके बहु विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा किससे संबंधित होता है? आत्म छवि से, खाने के विकार से, वाणी दोष से या आनुवंशिक विकार से या अनुत्तरित प्रश्न? तो जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा होता है ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का, ठीक है। क्या होता है? ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि खाने के विकार से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, या तो व्यक्ति बहुत जल्दी ज्यादा खाना खा लेता है या तो व्यक्ति बहुत कम खाना खाता है। ये अपनी बॉडी फिटिंग को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है और ये मोस्टली एडोलसेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि ऐसी शादी जिसमें महिला अपने मृत पति के भाई से शादी करती है, यानी कि अपने देवर के साथ शादी करती है, तो ये क्या कहलाता है? लेविरेट विवाह कहलाएगा, सैरोरेट विवाह कहलाएगा, क्रॉस कजिंग विवाह कहलाता है, सिविल विवाह कहलाता है, या अनुचित प्रश्न कहलाएगा? ए टाइप ऑफ मैरिज इन विच ए वुमेन मैरिज हर डिस्क्रीट हस्बैंड ब्रदर। तो जो महिला अपने मृत पति के भाई से शादी करती है वो आपका लेबोरेट मैरिज कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे जो पुरुष अपनी मृत पत्नी की बहन से शादी करता है उसे कहा जाता है सैरोरेट विवाह, ठीक है। क्लियर है आपको ये दोनों पॉइंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, सहवास परिवार से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है। ऑप्शन में अविवाहित जोड़े का एक ही घर में रहना, एक अविवाहक व उसके बच्चों के साथ रहना, पति और पत्नी के माता पिता का एक ही घर में रहना, पति पत्नी का एक ही घर में रहना, या अनुचित प्रश्न। तो जो आपका सहवास परिवार होता है ना, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको कहा जाता है अविवाहित जोड़ा है जो एक ही घर में रह रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम के एक कीड़े के द्वारा बने एक कोकून पर जो रेशा लिपटा रहता है उसकी पूरी लंबाई लगभग कितनी होती है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो द टोटल लेंथ ऑफ फिलामेंट विच इज wrapped अराउंड द कोकून मेड बाय ए सिल्कवॉर्म इज अबाउट 100 फीट से 400 फीट, 100 मीटर से 400 मीटर, 1000 फीट से 4000 फीट, 1000 मीटर से 4000 मीटर, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 1000 मीटर से 4000 मीटर तक होता है। कौन सा क्या होता है? जो आपका कोकून जो किसमें लिपटा रहता है, किसमें? रेशम का कीड़े के द्वारा बनाया हुआ कोकून होता है। कितना होता है? 1000 मीटर से 4000 मीटर तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एजुकेशन ऑफ मैन किताब के किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि आपको ये बताना है द एजुकेशन ऑफ मैन के राइटर कौन है? मौर्य मोंटेसरी हैं, गिजुभाई बधेखा जी हैं, ताराबाई हैं, फ्रेडरिक फ्रॉबेल है, या अनुत्तरित प्रश्न है? तो जो आपका द एजुकेशन ऑफ मैन किताब है वो लिखी थी किसने? फ्रॉबेल ने, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। तो ऑप्शन फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी 1826 में, यानी कि 1826 में ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि मर्सराइजिंग परिसज्जा डैश वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि मर्सराइजिंग फिनिश इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉथ। सिल्क के लिए, कॉटन के लिए, वूल के लिए, नायलॉन के लिए, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका मर्सराइजेशन का प्रोसेस होता है ये किया जाता है आपके कॉटन के कपड़े पर, ठीक है, सूती वस्त्र पर। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा होता है? ये केमिकल फिनिशिंग प्रोसेस होता है जो किस पे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कॉटन के कपड़े पर। इसमें कास्टिक सोडा का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करघे का कौन सा भाग कंघी के समान होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लूम रिसेंबल ए कॉम्ब? कॉम्ब के समान कौन सा भाग होता है? रीड होता है, शटल होता है, बीम होता है, हार्नेस होता है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो करघे का भाग होता है वो भी कंघी के समान, तो वो होता है आपका रीड। ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम इसमें चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानुपातिक शरीर रचना के लिए शरीर के ऊपरी भाग के कौन से एक माप से ऊपरी भाग में पहनने वाले वस्त्र की सभी माप निकाला जा सकता है? यानी कि बाई विच मेजरमेंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ इक्विपमेंट बॉडी टाइप ऑल द मेजरमेंट ऑफ अपर बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। ऑप्शन में वक्ष की माप, गले की माप, नितंब का माप, कंधे का माप, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका समानुपातिक, यानी कि समानुपातिक का क्या मतलब हो जाएगा? शरीर रचना, यानी कि बॉडी शेप के अनुसार शरीर के ऊपरी भाग के कौन सी एक माप पे ऊपरी भाग को पहनने वाले वस्त्र के सभी माप निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वो होता है आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपका वक्ष का माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ चेस्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जो अगर आप सूट का कपड़ा लेकर आते हो तो आपका पूरी बॉडी मेजरमेंट लेकर उसको सिलवाते हो, लेकिन वहीं जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं, कुर्ती वगैरह आती है, तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, चेस्ट साइड यानी कि बस्ट साइज के अकॉर्डिंग आती है।
तो यही हो जाएगा आपके वक्ष का माप। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपहोल्स्ट्री के लिए जिन कपड़ों को चुना जाए उनमें डैश का सबसे पहले गुण होना चाहिए, यानी कि डैश शुड द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक चूजन फॉर अपहोल्स्ट्री। सौंदर्य होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, रंग संयोजकता होनी चाहिए यानी कि कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इजी टू वॉश होना चाहिए, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो जो कपड़े आप अपहोल्स्ट्री के लिए लेकर आ रहे हैं उनका चुनाव करते समय हमें उसकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, यानी कि कपड़ा मजबूत कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ते के लिए नाप के लिए जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन में आपके पुट है, वक्ष है, शेष है, पूरी लंबाई है, गला है, आस्तीन है। यानी कि शोल्डर विथ है, चेस्ट है, वेस्ट लेंथ है, फुल लेंथ है, नेक है एंड स्लीव है। तो कुर्ते के लिए लंबाई के लिए जो हम नाप लेंगे ना उसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, चेस्ट की माप आ जाएगी। ठीक है, तो बी पहले आ गया। बी पहले किस में है, बी तीन ऑप्शन में पहले, तो ऑप्शन आपका ए कट गया एंड लास्ट वाला कट गया। ठीक है, उसके बाद चेस्ट के बाद हम किसका माप लेंगे, इसके बाद हम लेंगे अपने शोल्डर विथ का। तो बी के बाद ए भी तीनों में, ए भी कॉमन है। शोल्डर के बाद शोल्डर विथ के बाद हम माप लेंगे किसका, हम लेंगे वेस्ट लेंथ। तो बी ए सी आपके दो में बन रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड वाला भी आपका कट हो गया। इसके बाद हम जो माप लेंगे ये लेंगे किसका, फुल लेंथ लेंगे इसके बाद, यानी कि डी। तो डी भी आपका तीनों में बन रहा है, ये तो बराबर का कंपटीशन चल रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद फुल लेंथ के बाद जो हम लेंगे वो लेंगे हम स्लीव्स का नाप। स्लीव का नाप आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी के साथ फोर्थ के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम चेस्ट का माप लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर विथ लेंगे, उसके बाद वेस्ट लेंथ लेंगे, उसके बाद आपके फुल लेंथ लेंगे और लास्ट में हम स्लीव लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में नेक लेंगे। तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका शिशुओं के लिए डैश वस्त्र सबसे अच्छे होते हैं, यानी कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सा कपड़ा अच्छा होता है। मखमल का होगा, सूती होगा, जॉर्जेट होगा, सिल्क होगा, या अनुत्रित वस्त्र। जो शिशु होते हैं उनके लिए कॉटन का कपड़ा यानी कि सूती वस्त्र सबसे बेस्ट कपड़ा होता है। तो ऑप्शन सेकंड हो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पैटर्न वी के आकार का कट जो डार्ट व सीम की स्थिति को दर्शाता है वो क्या कहलाता है। नॉच कहलाएगा, यूज कहलाएगा, जिप कहलाता है, ईज कहलाता है, या अनुत्तरित प्रश्न हो जाएगा आपका। यानी कि ए वी शेप्ड कट ऑन द पैटर्न इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ डार्ट्स एंड सीम्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, नॉच, यॉक, रिप, ईज, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो यह जो आपका वी आकार का कट होता है ना, डार्ट्स का वी आकार का कट ऐसे ही तो होगा, इसको हम नॉच के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, नॉच के नाम से। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपड़े की सघनता को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि द कॉम्पैक्टनेस ऑफ फैब्रिक इज इंडिकेटेड बाय वस्त्र परिसज्जा द्वारा, यानी कि फैब्रिक फिनिश द्वारा, वस्त्र काउंट द्वारा, फैब्रिक विथ द्वारा, फैब्रिक वजन द्वारा, फैब्रिक वेट के द्वारा, या अनुत्तरित प्रश्न आपका। तो जो कपड़े की सघनता होती है ना, यानी कि उसको हम कोहेसिवनेस के नाम से भी जानते हैं। इसको जो हम दर्शाया जाता है, तो इसको जो दर्शाया जाता है उसको हम कहते हैं वस्त्र काउंट। ठीक है, यानी कि फैब्रिक काउंट। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसमें वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका रंगों में सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा होता है, यानी कि इन कलर कोल्डेस्ट कलर इज। तो ठंडा रंग सबसे कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा, ब्लू कलर होगा, आपका फिरोजी कलर होगा, येलो कलर होगा, या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका कूल कलर कौन से होते हैं, यानी कि ठंडे रंग। तो ठंडा रंग होता है आपका ब्लू, तभी तो गाना है ब्लू है पानी पानी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ब्लू कलर है वो कैसा होता है, वो आपका ठंडा रंग की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
सितारा ग्रामीण कारीगरों को उन्नत उपकरण किट की आपूर्ति करना किस कार्यक्रम का उपकार्यक्रम है? ठीक है, क्या पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में? सितारा सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स ऑफ रूरल आर्टिसंस इज ए सब प्रोग्राम इज किसका है? कार्यक्रम का उपकार्यक्रम है। नरेगा का है, IRDP का है, EAS का है, SGRY का है। यह आपका अनुत्तरित प्रश्न है। तो जो आपका सितारा है यानी कि ग्रामीण कारीगरों को उन्नत उपकरण किट की आपूर्ति करना, ये है आपका किसका? IRDP का क्या है? उपकार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसमें, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और ये जो दिया हुआ है ना, ये आपके सितारा की फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है सितारा की? सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल असिस्टेंस इज ए सब प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्या है? सितारा की फुल फॉर्म दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे, महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है, यानी कि मैक्सिमम लोन अमाउंट गारंटेड अंडर महिला उद्यम निधि योजना। तो कितने अधिकतम ऋण राशि स्वीकृत की जाती है? ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में 1 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका महिला उद्यम निधि योजना है ना, इसके अंतर्गत जो आपका अधिकतम ऋण राशि की स्वीकृति की जाती है वो की जाती है आपकी 10 लाख तक। कितनी? 10 लाख तक, यानी कि अप टू 10 लाख। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ऐसा व्यवसाय जिसमें मालिक वर्तमान तरीके से संतुष्ट होते हैं और लगातार नुकसान होने के बावजूद किसी भी बदलाव को करने से इनकार करते हैं, ये क्या कहलाता है? देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मालिक क्या करता है? वर्तमान तरीके से संतुष्ट होते हैं और लगातार क्या करते हैं? नुकसान होने के बावजूद भी किसी भी बदलाव को करने से इनकार करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? यानी कि ए बिजनेस इन विच ऑनर्स आर सेटिस्फाइड विद द एक्सनी मोड एंड रिफ्यूज टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इंस्टेड ऑफ इनकरिंग रिकरिंग लॉसेस और स्कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको? अनुकरणात्मक उद्यमिता कहेंगे, या निजी उद्यमिता कहेंगे, नवोन्मेषी उद्यमिता कहेंगे, ड्रॉन उद्यमिता कहेंगे, या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्रॉन इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आबे रवा क्या है? क्या क्वेश्चन है पूछा हुआ है? आबे रवा यानी कि फ्लोइंग वाटर, वक्त हवा, वोवन एयर एंड शबनम इवनिंग ड्यू आदि वस्त्र डैश के प्रकार है। तो ये किसके प्रकार हैं? आबे रवा हो गया, वक्त हवा हो गया, शबनम हो गई, ये किस वस्त्र के प्रकार हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन में बालूचरी साड़ियों के, चंदेरी साड़ियों के, ढाका की साड़ियों के, या ढाका की मलमल, या अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वर्ड्स कौन से आपके? आपका आबे रवा हो गया, वक्त हवा हो गया, शबनम हो गया। तो ये जितने प्रकार होते हैं ये आपके ढाका की मलमल के होते हैं, यानी कि मस्लिन ऑफ ढाका। तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से क्या अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि व्हाट इज नॉट गुड अमाउंट द फॉलोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऑप्शन में नेतृत्व है, एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाना है, अकेले सारा कार्य करना है, या समान लक्ष्य, या अनुत्तरित प्रश्न है आपका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये बताना है। तो प्रशासन के लिए क्या अच्छा नहीं है? यानी कि व्हाट इज नॉट गुड अमाउंट द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटर। लीडरशिप अच्छा नहीं है, एक प्रोजेक्ट की योजना बनाना, अकेले सारा कार्य करना, समान लक्ष्य के लिए कार्य करना, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो एक किसके लिए? प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है वो हो जाएगा आपका अकेले सारा कार्य करना। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डूइंग ऑल द वर्क अलोन। ठीक है, आज का ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और ये जो पेपर है आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको जरूर देखिएगा पूरी क्लास को। और जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो वो क्लास को जरूर देखिएगा। अगर
आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।